वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इस लेक्चर में हम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन को समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक हमने उनकी जीवनी और जो उनकी प्रमुख किताबें हैं, बुक्स, उनकी चर्चा कर ली थी। इसके बाद आज इस लेक्चर में हम उनके जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, मेनली जो उनके सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसकी व्यापक रूप से चर्चा करने वाले हैं, इसे अच्छे से देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद हम इसी से संबंधित एक उनका संपत्ति का सिद्धांत जो है उसकी भी चर्चा करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये जो स्वामित्व का श्रम सिद्धांत है या श्रम का संपत्ति सिद्धांत भी जिसे कहा जाता है, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर की और बात करते हैं जो जॉन लॉक हैं उनके सामाजिक समझौते सिद्धांत की। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके थे कि जो सामाजिक समझौते की वैज्ञानिक रूप से नींव रखी है, यानी वैज्ञानिक तौर पे या वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया है, वो हॉब्स से मानी जाती है। हॉब्स, इसके बाद जो लॉक महोदय हैं जिनका आज हम सामाजिक सिद्धांत देखने वाले हैं, और इसके बाद एक और दार्शनिक आते हैं, रूसो। इन तीन विद्वानों ने मेनली सामाजिक समझौते सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से पहली बार पेश किया था। तो आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक रूप से जब आप बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी सामाजिक समझौते सिद्धांत की चर्चा होती थी कहीं? तो हाँ, बिल्कुल। आप अगर प्लेटो को याद कर पा रहे हैं तो वहां हमने एक शिक्षक वर्ग या आधे शिक्षक वर्ग का जो वर्णन किया था, उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। तो वो सामाजिक समझौते सिद्धांत की चर्चा करते थे। इसके अलावा जो भारतीय राजनीति में कौटिल्य है या इसके इतर आपको जो एक धार्मिक ग्रंथ से संबंधित शांति पर्व है आपके सिलेबस में, उसमें भी जो राज्य का गठन बताया गया, उसके 3 प्रकारों में से एक प्रकार सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित है। तो वो हालांकि क्लासिकल अवधारणाएं थी सामाजिक समझौते की, ये जो अवधारणा है यह वैज्ञानिक है। तो आइए अब हम लॉक की थोड़ी सी अवधारणा देख लेते हैं। क्योंकि इससे पहले हॉब्स अवधारणा दे चुके हैं तो उससे कंपैरिजन में ये समझना थोड़ी सी, मुझे लगता है, आसानी होगी आपको। आप ऐसे समझिए कि जो हॉब्स महोदय हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद उन्होंने बिल्कुल एक निरंकुश राज्य की स्थापना कर दी थी इसके द्वारा, क्योंकि इनके जो मूल में था वो भय था, यानी जीवन का भय बेसिकली। तो वो इससे बचना चाह रहे थे बेसिकली, और इसलिए उन्होंने निरंकुशता को खुला समर्थन दिया था। इसकी बजाय अगर हम लॉक के सामाजिक समझौते की बात करेंगे तो इसमें जो वो स्थापना करते हैं, एक सीमित सरकार की स्थापना करते हैं या एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करते हैं। जैसे कि आप क्रांति के बाद कल समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो वीक दल है उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई थी, और एक सीमित सरकार जो कि संसद से सीमित होगी या जन अधिकारों से सीमित होगी बिल ऑफ राइट के बाद, उसका प्रतिपादन हुआ था। तो वैसे ही समझिए कि ये सीमित सरकार लोग क्यों कह रहे हैं, तो इसके जो मूल में है वो एक मुख्य कारण उसका संपत्ति की रक्षा माना जाता है। और आप इस संपत्ति को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। आज इस लेक्चर में हम इसकी आखिरी में बात करने वाले हैं कि ये कैसे वर्तमान जो पूंजीवादी अवधारणा है इससे जुड़ता है, या कैसे इसने जो एक नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म की अवधारणा दी है, उसको भी हम आगे जाके समझने वाले हैं। चलिए, तो अब लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने समझा कि ये जो हॉब्स का था वो भय पे आधारित था और इनका बेसिकली संपत्ति की सुरक्षा पे था, इसलिए वो सीमित सरकार इसके आपको परिणाम स्वरूप देखने को मिलेगी। तो सामाजिक समझौते में जो लॉक महोदय हैं उसके देखिए कि सामाजिक समझौतावादियों, यानी जो 3 विद्वानों के नाम मैंने लिए हैं, मैं हॉब्स के बाद लॉक जो महोदय है, इनके राजनीतिक चिंतन में हमें यह चीज दिखाई देती है। उनके सामाजिक समझौते सिद्धांत का सार, यानी जो अल्टीमेट उसमें से आउटपुट निकलता है, वो हॉब्स की भांति निरंकुश राजतंत्र नहीं है, उसके स्थान पर वैधानिक राजतंत्र है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो फिलहाल इंग्लैंड में आपको देखी जा सकती है कि आज भी कहा जाता है वहां क्राउन का शासन है। राजा या रानी कोई भी हो तो वहां सरकार भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली वहां एक नाम मात्र ही सही, लेकिन राजतंत्र आज भी है। उसी प्रकार की कुछ नींव जो गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा रख दी गई थी, फिर उसके बाद जो ग्रंथ लिखा है लॉक ने, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं वही चीज दिखाई देती है। तो ये तीनों चारों चीजें इंटरकनेक्ट होती हैं आपस में।
तो वो राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहा था, वो भी वैधानिक या जो संविधान से सीमित हो, और खासकर जो पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करे, यानी जैसे कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके बारे में आज भी कहा जाता है, एक विद्वान का प्रसिद्ध कथन है, इसको भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। जब शासन के अंगों की तुलना करेंगे तो समझेंगे कि कैसे जो ब्रिटेन की संसद है वो इतनी पावरफुल है कि वो एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। आप समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, वही बात है। और हम देख सकते हैं कि कितने एक अधिकार संपन्न या वैधानिक राजतंत्र की स्थापना लॉक अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत द्वारा कर रहे हैं। तो इनका सामाजिक सिद्धांत भी कहीं-कहीं हॉब्स से मिलता है, या एक केवल बाहरी रूप से तो बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कि हॉब्स ने भी मानव स्वभाव की चर्चा की थी अपने पहले चरण में, जो सामाजिक समझौता हो रहा है उसके, और फिर उसके बाद उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की भी चर्चा की थी। ऐसी चर्चा लॉक महोदय भी करेंगे, और अल्टीमेटली यहाँ तीसरे चरण में सामाजिक समझौता हो जाता है। तो आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं, और पहले चर्चा करेंगे मानव स्वभाव की। और आप पाएंगे जब हम लॉक के मानव स्वभाव की चर्चा देखेंगे कि कैसे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और जिंदगी बदल गई टाइप से। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अभी जो हॉब्स का चिंतन देखा था, वो करीब 1651 की जो उनकी रचना थी लेवियाथन, उसमें जो मानव स्वभाव का वर्णन दिया था हमें, वो काफी गया गुजरा दिया था। कि आपको कहीं कहीं पढ़ के लग रहा होगा यार, इंसान हम भी है यार, बुरे होते हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं होते हैं यार, कि जितना हॉब्स ने वर्णन कर दिया है कि मतलब बदमाश, गंदा, चालाक, चंचल, हट्टी, एक अहमवादी और स्वार्थी। तो होते हैं इंसान बुरे, नो डाउट, लेकिन इतने भी बुरे, इतने भी गए गुजरे नहीं होते। जैसे कि एक विद्वान ने भी कहा कि ये तो जंगली जानवरों से भी बदतर स्थिति में हॉब्स ने चिंतन किया है। लेकिन आज जब हम लॉक को पढ़ेंगे, और खासकर जो उनके विचार हैं वो 1690 के आसपास जो उनकी रचना थी टू ट्रीटिस, उसमें दिए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि मानव का इतना अच्छा चित्रण किया गया है, इतना सकारात्मक रूप से उसको बताया गया है कि बस भाई की पार्थ रथ रोक दो, स्वर्ग आ गया है। उसी प्रकार की कुछ बातें वो करते हैं अपने मानव स्वभाव के चित्रण में, या इस अवधारणा में। इतनी अच्छी-अच्छी बातें, इतनी सकारात्मक बातें कि बाँचें खिल जाएँगी आपकी, कि आप भी कहेंगे यार बस कर यार भाई, अब काहे चने के पेड़ पे चढ़ा रहा है। अच्छे होते हैं हम, नो डाउट, लेकिन अब इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। तो वही है कि आइए अब इनकी हम थोड़ी-सी अवधारणा देख लेते हैं। बेसिकली एक चीज़ और समझिए कि जो मानव संबंधी अवधारणा है, आपने चाहे हॉब्स की देखी हो या लॉक की, ये बेसिकली एक आधार तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं अपने सामाजिक समझौते के जो दार्शनिक आधार है, इसे सही साबित करने के लिए, या इसे एक क्रम बाय क्रम में जमाने के लिए। तो वही आधार हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा मानव स्वभाव में, फिर वो प्राकृतिक अवस्था की बात करेगा और अल्टीमेटली समझौता होगा। तो एक क्रम बाय क्रम चीजें समझने में और समझाने में आसानी होती है, इसलिए इन सब चीजों का वर्णन किया जाता है। तो आप, मेरी ये सलाह रहेगी कि चाहे हॉब्स का हो या हम लॉक का पढ़ रहे हैं, इसके बाद रूसो का पढ़ेंगे, तो इन सामाजिक समझौतों को एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करें, तो आपको ज्यादा अच्छी सी चीजें क्लियर होंगी। आइए अब हॉब्स के ही कंपैरिजन के साथ हम लॉक महोदय का जो मानव स्वभाव का चित्रण है, इसे देखेंगे। तो जो हॉब्स ने मानव की केवल पार्श्विक प्रवृत्तियां, पार्श्विक यानी होता है बाहरी, यानी जो ऊपरी दिखाई देता है, जैसे कि आपकी त्वचा है, कुछ ऐसे ही बोला जाता है पार्श्विक प्रवृत्तियां। तो एक बाहर बाहर से मानव देख के उसका चित्रण कर दिया था, और वो सही बात भी है कि मतलब ज्यादा ही बुराई कर दी थी उन्होंने। लेकिन जो लॉक है वो मानवीय गुणों के आधार पर एक सकारात्मक रूप में, एक उसके सामाजिक प्राणी होने के नाते कायदे से उसका वो चित्रण कर रहे हैं, और एक अच्छे सकारात्मक ढंग से उसके जो मानवीय गुण है उस पर बल दिया है, उसे उनका श्वेत पक्ष दिखलाया है कायदे से। जो हॉब्स महोदय है उनने उनका स्याह या काला पक्ष दिखाया है मानव का, और लॉक महोदय जो है उन्होंने उसका कुछ धुंधला सा पक्ष दिखाया है। और आप जब अगले विचारक को पढ़ेंगे 2 या 3 लेक्चर बाद, तो उसमें जब आपको रूसो का जिक्र होगा तो आपको कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक सी लगेंगी, जब वो नोबल सेवेज टाइप को बोलता था कि ये भद्र पशु है। तो आपको दोनों के जो सिद्धांत थोड़े से बैलेंस होते हुए नजर आएंगे। यहाँ हम लॉक के पढ़ेंगे तो वो कुछ ज्यादा ही आपको सकारात्मक लगेंगे, या आदर्शवादी भी आप कह सकते हैं। तो वही इस प्रकार लॉक ने मानव का सकारात्मक रूप में चित्रण किया है। उसकी प्रमुख विशेषता जो बताई है, वो बोलता था कि मानव शालीन है, परोपकारी है, विचारवान है, व्यवस्था प्रिय है और विवेकशील है।
देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी बेहतरीन बेहतरीन बातें छांट के लिखी हैं लॉक महोदय ने हमारे बारे में, तो आप उन्हें थैंक यू भी बोल सकते हैं कि थैंक यू सर। अब आप सोचेंगे कि जब मानव इतना ही अच्छा था उसके मानव स्वभाव में, तो हम जब अब इसके बाद उसकी जो अवस्था देखने वाले हैं, प्राकृतिक अवस्था, उसमें मानव अच्छा था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी, तो अब क्या जरूरत थी एक सामाजिक समझौते करने की, राज्य बनाने की या समाज बनाने की, जो भी कुछ वो आगे बनाएंगे, ऐसे क्या तामझाम की जरूरत थी भाई, इतना अच्छा तो है, और क्या क्या करना चाह रहे हो भाई। तो अब लॉक महोदय उसका जवाब देते हैं, लेकिन थोड़ी सी और एक चीज है, फिर उसका लॉक महोदय से हम जवाब ले लेंगे कि लॉक बोलते थे कि जो मानव है वो मानव होने की नैतिक दृष्टि से समान है, यानी सभी मनुष्य एक जैसे इक्वल दृष्टि, यहाँ भी कहीं ना कहीं मानव की तारीफ ही हो रही है, ये भी उसी से जुड़ती चीज है। जबकि हॉब्स बोलते थे वो भी ऐसे ही बोलते थे कि सभी मानव समान है। जी हाँ, सभी मानव समान है, लेकिन वो नकारात्मक प्रवृत्ति को इसका आधार मानते थे कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ले दे के सब बुरे हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई है। इसी प्रकार लॉक भी बोलते हैं कि मानव होने के नाते सब समान है, लेकिन वो उसका नैतिक दृष्टिकोण देखते थे कि भाई आप भी मानव है, ये भी मानव, तो सब मानव समान है। और एक चीज और उनकी यहाँ से निकलती है, जो कि है एक जन्मजात अधिकार वाली बात, कि वो आगे जाके 3 अधिकारियों की बात करेंगे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो बोलते थे कि ये तीनों प्राकृतिक अधिकार और मानव होने के नाते सबको प्राप्त है, नैतिक रूप से प्राप्त है। आप मानव हुए तो ये आपको अधिकार प्राप्त होंगे। वो उनका राज्य समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई। बेसिकली हम इस पे ही लौटते हैं कि लोग बोलते थे कि मानव समान है, हॉब्स बोलते थे कि मानव समान है। लेकिन लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि नैतिक दृष्टि से आप मानव होने के नाते एक मानव से दूसरा मानव समान है। एक मानव भी मानव है और दूसरा भी मानव, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप दोनों एक इंसानी प्रजाति होने के नाते समान है। लेकिन वही हॉब्स भी ऐसे ही बातें करते थे कुछ कि सब मानव समान है, लेकिन वो समान क्यों हो? उनकी नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण। सारे झूठे हैं, छली, कपटी हैं, वो अनिवार्य रूप से बुरे होते हैं, उन्हें मौका मिलेगा तो वो गद्दारी करेंगे कुल मिला के। अब इसके अलावा एक और कथन है जो महत्वपूर्ण है, फिर हम जो पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी जब मानव इतना अच्छा है, तो सामाजिक समझौता किया जाए। उसे देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और विवेक है के प्रकाश को, यानी जो मानव की चर्चा हो रही है यहाँ कि प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और विवेक के प्रकाश को लॉक देवीय प्रकृति का स्फुटलिंग कहता था। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, आप समझ में आए या ना इसे एज इट इज कोट के जैसे याद कर लीजिएगा। बेसिकली वही तारीफ है और कहीं ना कहीं ये मानव के अनुभववाद को यहाँ दिखा रहा है। अनुभववाद वही दिखाया गया है। चलिए, तो अब मानव स्वभाव के बाद हम मानव की प्रकृति की चर्चा यहाँ कर लेंगे और हम जानेंगे कि भाई जब इतना अच्छा है मानव, ऑब्वियसली और क्या बनाना चाह रहे हो? वो परोपकारी, विचारशील है, सद्गुणी है, चिंतनशील है और व्यवस्था प्रिय है। अब जब सब चीजें हैं ही, व्यवस्था है, सद्गुण है, सब है, तो चलने दो ना काम। लेकिन नहीं, लॉक महोदय कहेंगे कि कुछ खामियां हैं यार इस प्राकृतिक अवस्था में। तो बेसिकली प्राकृतिक अवस्था वही आप हॉब्स से समझ गए होंगे कि जब समझौते से पूर्व की जो अवस्था है उस स्थिति को ये लोग प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं, जो कि फिर से हम उसे अगेन हॉब्स के कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे तो चीजें अच्छी समझ में आएंगी। जैसे कि हॉब्स बोला करता था कि उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो मनुष्य की परस्पर युद्ध की अवस्था है, यानी सबकी सबके खिलाफ युद्ध। शायद आपको सेंटेंस याद आ रहा होगा, तो वही है, उसके खिलाफ या उसको ना मान के जो हमारे लॉक महोदय हैं उसने परस्पर सहयोग की अवस्था ऐसे माना है, यानी म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की अवस्था है ये, एक दूसरे का सहयोग करते हैं लोग, ऐसी अवस्था उसने से कहा है। जो लॉक ये अवस्था का वर्णन कर रहा है, आप हॉब्स की अवस्था को याद कीजिए। वो बोलता था ना तो इसमें राज्य है ना ही इसमें समाज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लॉक वर्णित करता है प्राकृतिक अवस्था, वो पूर्व राजनीतिक है, यानी राज्य तो नहीं है, राज्य जैसी कोई संस्था एग्जिस्ट नहीं करती, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहां नहीं है, लेकिन समाज जरूर है वहां पे। अब बेसिकली भाई ने इतनी तारीफें कर दी हैं, तो वहां एक समाज जैसी संरचना का होना लाजमी है कि मनुष्य चिंतनशील है, परस्पर एक दूसरे के सहयोग की ओर देखता है। तो जहां पे सहयोग की भावना आ जाती है वहां ऑटोमेटिकली समाज का निर्माण हो जाता है। आप बेसिक कॉमन सेंस भी इसमें लगाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको।
तो वही है कि ये उसकी प्राकृतिक अवस्था की चर्चा है कि ये इसमें समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। यही दिक्कत मैंने आ रही थी इस प्राकृतिक अवस्था में, जैसे कि मैंने उस स्लाइड में भी चर्चा की थी और यहाँ भी एक बेसिकली यही दिक्कत आ रही थी। और थोड़ा सा हम प्राकृतिक अवस्था के बाद उसकी चर्चा करेंगे कि क्या दिक्कतें थी प्राकृतिक अवस्था में जिसके कारण सामाजिक समझौता हुआ। तो जो प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं हैं वो भी थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको और बेहतर तरीके से लॉ की प्राकृतिक अवस्था समझ में आएगी यहाँ से। तो वो बोलते थे कि जो ये प्राकृतिक अवस्था है इसमें सभी मनुष्य समान है। ये तो कहीं ना कहीं आप पिछली स्लाइड से जोड़ सकते हैं नैतिकता से कि मानव मानव होने के नाते समान है। आप अमीर गरीब का इसमें भेद मत कीजिए, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य सब समान है, सबके पास समान अधिकार है। और अधिकार भी तीन ये बताता है आगे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जैसे वो कुल मिला के प्राकृतिक अधिकार कहता है। और ये अवस्था है, ये शांति और सद्भाव की अवस्था है। आपने मानव की जो विशेषता सुनी है ना, मतलब कान में से खून ही आ जाए टाइप से, वो सकारात्मक रूप में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि परोपकारी है, सद्गुणी है, एक सहयोगी मानव है, विचारशील है, व्यवस्था प्रिय है। तो ऐसी स्थिति होनी ही है फिर जब इतना अच्छे मानव का आप चित्रण कर दें। आप खुद कल्पना कीजिए कि किसी समाज में इतना अच्छा मानव होगा अगर, तो वो समाज कैसा होगा। तो वह सभी समान रूप से स्वतंत्र हैं, यानी कोई भी किसी पे ना तो जुल्म करता है, मोटा मोटी बोल रहे हैं ओवरऑल, ना तो कोई किसी पे जुल्म करता है, ना ही वहां किसी को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करता है किसी प्रकार की। तो एक अच्छी अवस्था है, सभी समान रूप से स्वतंत्र हैं। और जो तीसरी अवस्था है इसमें काम इतने अच्छे से चल कैसे रहा है, तो उसका जवाब अंतिम विशेषता में दिया गया यहाँ पे कि जो प्राकृतिक स्थिति है या प्राकृतिक अवस्था है उसका नियंत्रण है वो नेचुरल लॉस के माध्यम से चल रहा है, यानी प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से उसका नियंत्रण चल रहा है। अब आपने वैसे तो इसे पढ़ा होगा प्राकृतिक कानूनों को, बेसिकली ये समझ लीजिए कि एक ये बुद्धि पे आधारित चीजें हैं, यानी आप जहां लॉजिक लगता है जिन चीजों में वो एक अगर उसे हम कानून के रूप में देख लें, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई ना चाहे कि आपको कोई मार दे तो कायदे से तर्क यही बनता है कि आप भी किसी को ना मारे। सही बात है ना? या इसे अपन पलट के कहें तो आप किसी को नहीं मार सकते, किसी के आपके प्राण नहीं ले सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आप भी नहीं चाहते ना कि मेरे भी प्राण कोई छीन ले, मुझे भी कोई मौत के घाट उतार दे। अपना जीवन सबको प्यारा होता है। अब जब आपको अपना जीवन प्यारा है तो भाई दूसरे को भी अपना जीवन प्यारा है। तो यहाँ तर्क लग रहा है ना कि ये दोनों जीवन बराबर है ना, आप किसी का ले सकते हैं तो इसी प्रकार आपका भी कोई नहीं लेगा। वो एक्चुअली तर्क पे आधारित जो कानून होते हैं उसे प्राकृतिक कानून कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप इसे सर्च कर लीजिए, अच्छी अवधारणा है, आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे। बेसिकली तो आप अगर इस स्टेज पे हैं पढ़ाई की तो आपको ये समझ आएगा चीजें। इसके अलावा जो एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा देने की बात करें तो जो बुद्धि पे आधारित नैतिक नियम होते हैं वो प्राकृतिक कानून कहे जाते हैं। यानी आप भाई किसी की मेहनत का सामान चोरी ना करो, तो ये तो नैतिक नियम है टाइप से, एक आंतरिक नैतिकता है कि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो या मेरे साथ खुद बुरा व्यवहार ना हो। तो ऐसी कुछ प्राकृतिक अवस्था की चर्चा जो है लॉक महोदय करते थे। इसके बाद इस प्राकृतिक अवस्था में वो बोलते थे कि 3 अधिकार मनुष्यों को प्राप्त हैं और बेसिकली यही एक मेन बड़ा मुद्दा है जिसके लिए पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनके सामाजिक समझौते में वो यही है, जो इनके जो 3 इसमें अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। बेसिकली यही पूरी कहानी है इनके दर्शन में। आप इसे अच्छे से समझ गए तो आप सब कुछ जान जाएंगे कि क्यों इन्हें जो पूंजीवाद है उसका जनक माना जाता है, आधुनिक उदारवाद है उसका उन्हें जनक उसका भी उन्हें प्रणेता माना जाता है। ये सी में सरकार हो गई, चाहे जो लीजस फेयर का सिद्धांत है यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत, वो सारी चीजें यहीं से जुड़ती हैं। आप एक एक करके इनको सबको समझ लीजिए, मैं अभी 2 मिनट बता दूंगा, बड़ी आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप इनके 3 अधिकारों को समझिए। प्राकृतिक अवस्था में मानव सकारात्मक है, अच्छा है, समाज बना हुआ है और उसमें जन्मजात रूप से 3 अधिकार सभी मनुष्यों को मिले हुए हैं। ये लॉक महोदय द्वारा ऐसा प्रतिस्थापित किया गया है कि उसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। आप कहीं ना कहीं ये चीजें खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए जहां पे पूंजीवादी इकोनॉमी है या जो कि लीजस फेयर के सिद्धांत को मानते हैं, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को, वहां देखिए
जीवन का अधिकार तो वैसे ही सब में होता है, लोकतांत्रिक देशों में भी होता है, और स्वतंत्रता। लेकिन जो मेन अधिकार है वो ये है, मेन लड़ाई यहाँ पे है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं संसाधन है। संसाधन सीमित हैं, तो संसाधनों का जो झगड़ा है वही चल रहा है, उसी के कारण दिक्कत है। और उसी का जो अधिकार है वो लॉक महोदय ने इतनी मजबूती से अपने दर्शन में स्थापित कर दिया है कि आप जाके पढ़ेंगे कि ये कुल मिला के हस्तक्षेप के सिद्धांत टाइप की व्याख्या देता है। वो कहते हैं कि इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर किसी मनुष्य की कोई संपत्ति है, कोई निजी संपत्ति है, और उसने उसे अच्छे से यानी वैध तरीके से प्राप्त किया है, और वैध तरीका भी वो बताते हैं कि कोई भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें अगर मानव अपना श्रम लगाएगा तो वो उसकी वैध संपत्ति है और कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वही है कि उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना यथास्थिति बना दिया है कि चाहते हुए भी गरीब अमीर की खाई नहीं पाटी जा सकती है। इनके सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया जाए। और आप ये वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर देखते हैं, और अभी तो थोड़ा सा जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो आई है। इसके पहले आप जो प्योर जो पूंजीवादी अवधारणा है वो इन्हीं तीन विचारों के इर्द गिर्द मान सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें पूंजीवाद का जनक, उदारवाद का जो मुख्य विचारक है वो, या सीमित सरकार का जनक कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्राकृतिक अवस्था का जो स्वर्णिम चित्रण है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है, आपके दिमाग में भी वही चीज तब से घूम रही होगी कि भाई जब सब चीजें इतनी अच्छी हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन लॉक महोदय बोलते हैं इसमें सिर्फ 3 कठिनाइयां हैं। इन्हीं 3 कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें सामाजिक समझौता करना पड़ रहा है। आइए तो अब इन 3 कठिनाइयों को आप एक एक करके समझ लेते हैं। जो पहली इनके यहाँ कठिनाई थी, चूंकि राजनीति नहीं थी इनके जो प्राकृतिक अवस्था है, तो उससे ही जुड़ी कुल मिला के ये 3 समस्याएं हैं। पहली तो है एक निश्चित, प्रकट और सर्वसम्मत विधि वहां नहीं थी। चूंकि नैतिकता और तर्कों पे आधारित जो प्राकृतिक कानून थे वो तो थे, वहां पे नेचुरल लॉस थे, लेकिन एक सर्वमान्य विधि नहीं थी। कुछ जो छली कपटी लोग आ जाते हैं, लॉक महोदय ऐसा कहा करते थे कि अगर कोई छली कपटी या चंचल लोग आ गए तो वो इनकी अपने हिसाब से व्याख्या करके अवहेलना भी कर देते थे। तो उसी से जुड़ी जो दूसरी कठिनाई है वो ये है कि निर्णयों के क्रियान्वयन करने के लिए कोई संस्था ही नहीं थी। आपने भी देखा कि कोई संस्था है ही नहीं, जब राजनीतिक इकाई नहीं तो संस्था कहां से आ जाएगी। तो 2 समस्याएं हो गई, पहली एक सर्वसम्मत विधि और दूसरी कोई उसे लागू कराने वाली संस्था, और तीसरा अगर किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसके दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता भी नहीं है वहां पे कि दंड कौन देगा। अब सब अपने अपने हिसाब से दंड भी देने लगेंगे ना। तो यही दिक्कतें थी मेनली 3, कि कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी, कोई संस्था नहीं थी क्रियान्वयन के लिए, और कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं थी किसी को दंडित करने के लिए। अतः इन्हीं कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य ने राज्य सत्ता की स्थापना के लिए एक नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना की। तो बेसिकली कुल मिला के ये राज्य की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी एक सामाजिक समझौते द्वारा। सामाजिक समझौते द्वारा तो वही है कि इससे अल्टीमेटली राज्य सत्ता का निर्माण होगा और एक बेहतर तरीके से कानूनों को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं इनके जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की तरफ। तो जैसा कि आप पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसकी दुविधाओं से निपटने के लिए सभी मनुष्यों के साथ, यानी मनुष्य ने आपस में मिलके एक सामाजिक समझौता कर लिया, एक अनुबंध कर लिया, जिसे सामाजिक समझौता कहा जाता है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो सीधी सी बात है कि एक एग्रीमेंट हो गया है सब लोगों के बीच मिलके। तो कायदे से ये एक नहीं 2 एग्रीमेंट मानते हैं। हालांकि पहला एग्रीमेंट इसमें मेन है, लेकिन दूसरा वाला भी हुआ है जो कि गौण माना जाता है या सेकेंडरी माना जाता है। तो आप इसे 2 समझौतों के द्वारा समझ लीजिए कि जो पहला है या मेन समझौता है उसके द्वारा जो विवेकशील लोग होते हैं, क्योंकि उसने सकारात्मक रूप में मानव का चित्रण किया है, इसलिए वो विवेकशील लोग ही होंगे जो इस समझौते को करेंगे। तो उसके द्वारा राज्य या नागरिक समाज की स्थापना होगी, यानी सिविल सोसाइटी की स्थापना होगी, जैसे कि आप समझ चुके होंगे। ऐसा हम पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं। और इसके बाद जो दूसरा समझौता होगा वो थोड़ा सा गौण टाइप का होगा, यानी सेकेंडरी प्रवृत्ति का होगा। इसमें जो समझौता होगा वो नागरिकों के मध्य नहीं होगा। पहली बार आपको नई चीज मिलेगी। हॉब्स में भी जो समझौता हुआ था वो नागरिकों के बीच हुआ था, और इसी चक्कर में वो समझौते में
जो राज्य को असीमित अधिकार भी मिल गए थे, क्योंकि वो समझौते का भाग नहीं था, उसका परिणाम था, अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन था वो। लेकिन उसी कठिनाई को दूर करने के लिए लॉक महोदय नागरिकों और राज्य के मध्य एक समझौता और करा दे रहे हैं, जिससे नागरिक समाजों के उद्देश्य की पूर्ति की जाए। मतलब उद्देश्य बेसिकली क्या है, वो 3 कठिनाइयां हैं जो हम पिछली बार देख चुके हैं, उनकी ही पूर्ति के लिए वो नागरिक समाज बनाता है या एक ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना करता है। तो आप एक टर्म और याद रखिएगा कि जो लॉक महोदय हैं वो सरकार को सरकार ना बोल के थोड़ी सी टेढ़ी लैंग्वेज में ट्रस्ट कहा करते थे। अपना एक दर्शन का अलग प्रभाव जमाने के लिए ऐसा किया जाता है, जो मुझे समझ में आता है कि सीधे सीधे शब्द ना बोल के कुछ अलग शब्द यूज कर दिया जाए। तो भाई ये वो सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का यूज किया करते थे, तो इसकी स्थापना हो जाती है। कुल मिला के अपने को तो समझना है, आप कोई भी शब्द यूज कर दें तो हम वही इसे सरकार ही माने। तो दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना हो गई। अब हम इसके परिणाम की बात करते हैं कि सामाजिक समझौते से होगा क्या अल्टीमेटली। तो जो पहला समझौता हुआ है, यानी 2 समझौते हुए हैं, इसमें पहले समझौते द्वारा राज्य को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे हैं, यानी व्यक्तियों ने करके एक समझौता करके राज्य बना दिया और उसको अधिकार सौंप दिए कुछ, ठीक है। वे राज्य दूसरे समझौते से समाज द्वारा सरकार को प्रदान कर दिए जाते। यानी अब जो दूसरा समझौता होगा, पहले समझौते में नागरिकों ने समझौता करके कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिए। चूंकि राज्य का निर्माण हुआ तो उसे कुछ तो चीजें देनी पड़ेंगी, तो कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिए। लेकिन जो अगला समझौता हुआ वो राज्य प्लस नागरिकों के मध्य हुआ है। तो इस समझौते में जो है वो अधिकार जो है इन दोनों ने मिलकर सरकार को सौंप दिए, तीसरी यूनिट को सौंप दिए अधिकार। तो अल्टीमेटली सरकार है क्या, ये नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व है। तो अल्टीमेटली जो अधिकार है वो कुल मिला के समाज में ही रहे, किसी एक के पास नहीं गए। और इससे सीमित सरकार, जो कि यहाँ लिखा है कि सीमित और उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। अल्टीमेटली अधिकार भी समाज के पास ही बचे। तो निरंकुश सरकार जैसे हॉब्स निर्माण करता था वैसी स्थापना नहीं होगी। यहाँ एक चीज और समझ लीजिए आप कि चूंकि आदान प्रदान किन अधिकारों की है, जो मैं बात कर रहा हूं कि पहले मनुष्य ने राज्य को दिए, फिर राज्य और नागरिकों के बीच एक और समझौता हुआ, उसके बाद अधिकार सरकार को सौंप दिए गए। तो बेसिकली वो 3 कठिनाइयां थी, वही इनमें से उनके ही अधिनिर्णय का अधिकार जो है सरकार को सौंपा गया है। यानी एक स्पष्ट विधि, उसको क्रियान्वयन कराने के लिए और फिर दंडित करने के लिए एक संस्था, ये 3 अधिकार ही सरकार को सौंप दिए गए हैं। इसके पहले भी जो वो पुराने 3 प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो समझौते के पहले भी नागरिकों के पास थे और समझौते के बाद भी नागरिकों के पास पहुंचे। बेसिकली जो सरकार को मिला है वो ये 3 चीजें हैं। एक तो एक स्वतंत्र विधि और उसकी व्याख्या और उसे लागू कराने वाली संस्था। तो आई होप तीनों अधिकारों में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे दोनों। ये प्राकृतिक अधिकार है और ये प्रकार के उनके सब्सिडियरी नियम है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये 2 सामाजिक समझौते हैं, ये कुछ विद्वान ही ऐसा मानते हैं कि 2 सामाजिक समझौते हुए हैं। उनमें से एक है सेवाइन महोदय और दूसरे हैं वाहन महोदय, प्रोफेसर वाहन और सेवाइन। ये मानते हैं कि समझौते 2 हुए थे, लेकिन एक विद्वान है जो कहते थे कि समझौता केवल एक ही हुआ है और उनका नाम है बारकर महोदय, प्रोफेसर बारकर। ये भी एक क्रिटिक हुए। तो बारकर महोदय मानते थे कि समझौता एक ही हुआ है और सेवाइन महोदय मानते थे कि समझौते 2 भी हुए। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जो लॉक का जो राजनीतिक विवरण हमें उनके ग्रंथों में देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं करता है चीजें कि समझौते कितने हुए। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग कयास लगाए हैं उनके दर्शन को समझने के बाद। चलिए, तो आई होप राज्य बन गया है, राज्य को वो 3 अधिकार सौंप दिए गए हैं, वो कठिनाइयां जिनके कारण अभी तक राज्य को प्राकृतिक अवस्था में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद अब कुछ सामाजिक समझौते की हम विशेषताएं भी देख लेते हैं, जिसमें सामाजिक समझौते की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये समझौता सहमति पर आधारित होगा। यानी एक कंसेंट लेना होगा मनुष्यों के बीच में, तब जाके ये समझौता लागू किया जा सकेगा। और उसका वो यहाँ औचित्य भी सिद्ध कर रहे हैं कि इस प्रकार सहमति ही दुनिया की प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। यानी जहां सहमति नहीं है वहां कोई वैध सरकार नहीं है। और कहीं ना कहीं इनके जो दार्शनिक विचार है सीमित सरकार, उसका भी यहाँ प्रतिपुष्टि हो रही है। तो वो एक रास्ता और बता रहे हैं इसी में कि अगर कोई इंसान सहमति ना दे तो क्या होगा।
तो जो सहमति नहीं देंगे या सहमति नहीं प्रदान करेंगे वो प्राकृतिक अवस्था में बने रहेंगे। और अल्टीमेटली अगर आप प्राकृतिक अवस्था में बने रहना चाहते हैं तो जो समुदाय का निर्माण होगा, राजनीतिक समाज का, सिविल सोसाइटी का, उसके भी अधिकार जो है इन पे नहीं लागू होंगे और इनके भी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होंगे समुदाय का इन व्यक्तियों के प्रति। इवन इन्हें जो संपत्ति का उत्तराधिकार है, तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली बस वही संपत्ति का ही मेन झगड़ा है। तो संपत्ति का जो उत्तराधिकार है वो भी इन नागरिकों को नहीं मिलेगा जो प्राकृतिक अवस्था में बने रहना चाहते हैं, अपनी सम्मति राज्य को नहीं दे रहे हैं और आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। तो आप यहां से भी समझ लीजिए कि समझौते का बेसिक गोल क्या है, वो है संपत्ति की रक्षा। जैसे कि हॉब्स का जो गोल क्या था, वो था भय भी जीवन रक्षा का। तो इस प्रकार अगर कोई, जैसे लॉक महोदय का एक कथन है कि प्रत्येक पीढ़ी को सहमति देना आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य पैदा होते हैं वो किसी सरकार के अधीन नहीं होते, लेकिन जैसे कि वो वयस्क हो तो कुछ ऐसी राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अपनी सहमति दे सकें। और बेसिकली आप इसे अगर थोड़ा सा दार्शनिक वे में देखें तो मतदान कुल मिला के वही चीज काम करता है कि एक कंसेंट प्रोवाइड कराता है, एक व्यवस्था को अपनी स्वीकृति देता है, जिसके माध्यम से आगे जाल के सरकार एक नैतिक रूप से काम कर पाती है। और यहाँ वो कहते हैं कि एक बार समझौता होने के बाद वो रद्द नहीं हो सकता, ये इनरिवर्सिबल है। ऐसी कुछ बातें हॉब्स भी करते थे, लेकिन लॉक इस मामले में थोड़े से फ्लेक्सिबल है। एक उन्होंने बीच का रास्ता भी इसमें निकाला है, क्योंकि समझौते 2 हुए हैं। तो आप ऐसे समझिए कि एक समझौते के द्वारा तो राज्य बना है, ये समझौता भंग नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हॉब्स, जो लॉक हैं, वो बताते हैं कि जो दूसरा समझौता हुआ है गौण प्रकृति का, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, उसके द्वारा सरकार बना रहे हैं। आप चाहें तो सहमति के द्वारा या बहुमत के द्वारा इसे कभी भी उठापटक कर सकते हैं। अल्टीमेटली बहुमत के द्वारा या लोकतंत्र के द्वारा इसे कभी भी बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार नहीं बदली जाएगी जैसे कि हॉब्स में था। तो हमें समझौते तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। आपकी जब इच्छा हो तो बहुमत के द्वारा सरकार बदल दीजिए, समझौता बना रहने दीजिए। इस प्रकार वो जो समझौते के द्वारा नागरिक केवल 3 अधिकारी सरकार को सौंपते हैं, जैसे कि मैंने बताया। वो प्राकृतिक अधिकार अलग 3 चीजें हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लेकिन ये जो 3 कठिनाइयां थी, कहीं ना कहीं यही केवल नागरिक समाज को सौंपे जा रहे हैं, नागरिकों द्वारा या सरकार या ट्रस्ट को सौंपे जा रहे हैं। जिनमें से पहला है प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना, जो कि नैतिक तर्कों पर आधारित थे। एक सर्वमान्य और विधिमान्य रूप से इनकी व्याख्या हो पाएगी। इसके अलावा कानूनों का क्रियान्वयन, यानी ढंग से इन कानूनों का क्रियान्वयन हो जाए, और अगर कोई क्रियान्वयन ढंग से नहीं कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है रूलों को, तो उसे दंडित करने का अधिकार भी इस सरकार के पास होगा या इस ट्रस्ट के पास होगा। जी हाँ। इसके अलावा जो सामाजिक समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करता है, ना कि प्राकृतिक अधिकारों का। तो चलिए, ये प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा यहाँ भी आ गई। वही 3, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये आगे जाके क्लास में हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। समझौते के पहले वैसे ही थे और समझौते के बाद भी वैसे ही रहेंगे, इन पे कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो प्राकृतिक अवस्था में होगा, क्योंकि इनमें ये 3 कठिनाइयां आ रही थी, इसलिए हमें इसका अंत करना पड़ेगा। और सामाजिक समझौते का हमने प्रारूप तैयार कर लिया और एक समझौता कर लिया हमने नागरिकों के मध्य। तो लॉक इसे कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि जो समुदाय है या जो राज्य का निर्माण होगा, वो ऐसा गृह स्वामी होगा, कुल मिलाकर उसका उद्देश्य बता रहे हैं, उसका महत्व सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं इस कथन के द्वारा, कि समुदाय ऐसा गृह स्वामी होगा जो रखवाली के लिए एक पहरेदार रखता है, यानी कुल मिलाकर एक गार्ड रखता है अपने लिए। और फिर एक अजीब चीज करेगा वो, कि फिर स्वयं रात भर जागेगा, यानी मालिक स्वयं रात भर जागेगा और यह देखेगा कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं रहा है। तो वही कुल मिला के ये ऐसी ही कुछ अपेक्षाएं अपने राज्य से कर रहे हैं कि राज्य सो तो नहीं रहा है, इसलिए नागरिकों को देख देख के उन्हें सचेत रहना चाहिए, सो जाना नहीं चाहिए। और आगे हम देखेंगे कि कुल ऐसी ही बातें जेएस मिल भी किया करता था, और डी टॉकविले जो एक फ्रांसीसी राजनयिक है, अमेरिका में नियुक्त थे। अमेरिकन डेमोक्रेसी शायद उनकी एक फेमस रचना है, जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ। तो वहां ये हमें सब चीजें और अच्छे से देखने को मिलेंगी, तो आप ये कथन को वहां भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लेक्चर के अंतिम भाग में चर्चा करेंगे जो उनका संपत्ति का अधिकार है लॉक महोदय का, उसकी। आप कुल मिला के ये समझिए कि जो ये पूरा लॉक ने प्रपंच रचा है, या जो इतना उनका नाम है, वो संपत्ति के कारण ही है।
आप मोटा मोटा समझ लीजिए, दर्शन इनका एक साइड रखिए। आप जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था देख रहे हैं, उदार लिबरलिज्म, या जो एक वर्तमान में सीमित सरकार या लोकतंत्र के जो आप गुण देख रहे हैं, जो लोकतांत्रिक सरकारों में पाए जाते हैं कि बहुमत का शासन, संविधानवाद, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसी संपत्ति की रक्षा के लिए पूरा प्रपंच रचा गया है। तो आइए अब देख लेते हैं कि ये संपत्ति का कैसा अधिकार अपने राज्य में प्रदान कर रहे हैं और जिसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने इतना सारा सामाजिक समझौते का एक पूरा खाका खींचा है। लॉक जो है वो संपत्ति के अधिकार की अवधारणा को एक संकुचित और एक व्यापक, दो रूपों में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। अगर संकुचित रूप में केवल इसका अर्थ जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति से लगाया जाता है, यानी निजी प्रॉपर्टी से लगाया जाता है और उसी अर्थ में इसका वो प्रयोग भी कर रहे हैं। जबकि जो एक व्यापक तौर पे अगर इसकी हम अर्थ लें तो जो संपत्ति का अधिकार है वो तीनों अधिकार हैं, यानी तीन प्राकृतिक अधिकार हैं, वो इसमें ही सिमट जाते हैं। वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। देख रहे हैं तो कितना ब्रॉड रूप में उन्होंने संपत्ति शब्द का यूज किया है कि अगर इसे हम व्यापक रूप में देखें तो इसमें जीवन का अधिकार भी शामिल है संपत्ति में, कि संपत्ति के बिना कोई जीवन नहीं है, संपत्ति के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है और संपत्ति के बिना निजी संपत्ति तो वैसे भी नहीं है। तो इस प्रकार इस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक जो नियम है बेसिकली वो निजी संपत्ति से रिलेटेड है और संकुचित दृष्टिकोण में इसका प्रयोग किया गया है। संपत्ति का श्रम सिद्धांत और स्वामित्व का श्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रखिएगा दोनों नाम, संपत्ति का श्रम सिद्धांत और संपत्ति का स्वामित्व सिद्धांत। कुछ नहीं है बेसिकली, आपको शब्दों से ही समझ में आ जाएगा कि जो संपत्ति होगी वो श्रम के द्वारा बनेगी। जैसे कि मैं पिछली स्लाइड में इसकी चर्चा कर चुका हूं कि संपत्ति वही वैध होगी जो श्रम के द्वारा उत्पन्न होगी। तो वही बात कर रहे हैं कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत ही वही और स्वामित्व का श्रम सिद्धांत, कि आप उसी चीज पे अपना स्वामित्व रख सकते हैं जिसका आपने निर्माण या प्राप्ति एक श्रम के द्वारा की हुई हो, तो वो आपके स्वामित्व में होगी। अब इसी सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लेते हैं, संपत्ति का श्रम सिद्धांत या स्वामित्व का श्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों पर कोई भी मनुष्य अपने श्रम द्वारा मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। यानी आप इसे एक एग्जांपल से समझिए कि कोई जंगल खड़ा है, ये सार्वजनिक संपत्ति थी इसके पहले तक, अच्छे बढ़िया पेड़ लगे हैं, यहाँ कोई उपयोग नहीं हो रहा इस जंगल का, ऐसा लॉक महोदय मानते थे। तो इन्होंने इसकी सफाई की और अच्छे बढ़िया इसे खेत के रूप में परिवर्तित कर लिया। अच्छी बढ़िया यहाँ धान की खेती होने लगी और इसके बाद गर्मियों में यहाँ पे गेहूं भी लगने लगा, तो इसका उपयोग होने लगा। तब ये एक संपत्ति में बदल गई। ये उसे संपत्ति नहीं मानते थे जो सार्वजनिक या कॉमन्स बोलते थे, और एक शब्द और यूज करते थे कि ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स, यानी जो कॉमन्स भूमि होती है उसकी दुविधा यही है कि इसका कोई ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए हम मनुष्यों को ये करना चाहिए कि उस पर श्रम लगाए मनुष्य अपना और एक व्यवस्थित ढंग से उसे एक संपत्ति में परिवर्तित कर दे। तो वही कुछ अवधारणा यहाँ से भी निकल के सामने आ रही है कि एक श्रम के द्वारा कोई भी मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पे अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। तब आपके मन में दिमाग का आएगा कि सर ऐसे तो किसी भी संपत्ति पे हम कब्जा कर सकते हैं और एक अव्यवस्था फैल जाएगी। तो लॉक महोदय जो व्यवस्था की बात करने वाले थे वो कैसी अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। इसके लिए लॉक महोदय हैं वो 3 सीमाएं इस पे लागू करते हैं। इन 3 सीमाओं से पहले एक चीज और देख लीजिए कि जो आपको ये संपत्ति मिलेगी श्रम लगाने के बाद, राज्य को व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी अगर आपने वैध रूप से संपत्ति प्राप्त की है तो फिर राज्य आपका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पूंजीवाद या सीमित सरकार की अवधारणा है वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ती है और लोकतंत्र में जो संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। और अगर आप इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर पाए तो जो कि 31 में हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था आर्टिकल, वो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में खारिज हुआ है कि वो इतना कठोर आर्टिकल था कि जो कल्याणकारी राज्य या पुनर्वितरण की अवधारणा है इसको लागू कराने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी। पहली संविधान संशोधन द्वारा भी उसमें कुछ उपाय करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसे 1978 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा हटाना ही पड़ा। तो ये 3 सीमाएं अब लॉक की भी देख लेते हैं कि लॉक संपत्ति पे क्या सीमाएं लगा रहा है या संपत्ति के अधिकार पे क्या सीमाएं लगा रहा है। तो पहली बात कि किसी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं है कि किसी
अच्छी तालाब बना हुआ है, वो हो सकता है सार्वजनिक संपत्ति हो, तो आप उसमें जाके रेत डाल दें और बोल दें कि ये हम ऐसा रेगिस्तान में तब्दील कर दें उसे, तो कुल मिला के आपने संपत्ति खराब की है, ये अधिकार आपको नहीं है। ऐसे काम करके कोई संपत्ति आपकी वैध नहीं मानी जाएगी और जो है उसे दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ देना चाहिए। इसकी आलोचना थोड़ी सी ज्यादा होती है, हम आलोचनाओं में इसको देख लेंगे, लेकिन बेसिकली ये थोड़ा सा आदर्शवादी टाइप से कह रहा है। इसकी कोई व्यवस्थित परिभाषा आप नहीं बता सकते कि पर्याप्त मात्रा क्या होती है, लेकिन अगर लॉक के हिसाब से हम सोचें तो वो वही आदर्शवादी बातें कर रहे हैं कि सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहिए, दूसरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में छोड़ देना चाहिए। और जो तीसरा है कि निजी संपत्ति वही हो सकती है जिस संपत्ति में मालिक ने अपना श्रम मिला के अर्जित की हो, तो वही कुल मिला के निजी संपत्ति की परिभाषा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो ये 3 शर्तें वो लगा के आप जिस सार्वजनिक संपत्ति में अपना श्रम लगाएंगे वो आपकी हुई, ऐसा लॉक महोदय मानते थे। और वर्तमान में पूंजीवादी देशों की यही अवधारणा फॉलो होती है और खासकर ये हस्तक्षेप वाली अवधारणा तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम लॉक महोदय से संबंधित इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जो उनके राज्य के स्वरूप संबंधी अवधारणा को अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके बाद इनके प्राकृतिक कानूनों को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे या प्राकृतिक अधिकारों को, और देखेंगे कि इनकी आलोचनाओं में, जैसे कि आगे हम बेंथम महोदय को पढ़ेंगे, तो वो बोलते थे कि ये बैसाखियों पे टिकी हुई बेहुदा बकवास है। प्राकृतिक अधिकार बैसाखियों पे टिकी हुई बेहुदा बकवास है, ऐसा बेंथम महोदय कहा करते थे। एक दार्शनिक है, हम इन्हें भी आगे जाके पढ़ेंगे। और कल अगले लेक्चर में जो लॉक की आलोचनाएं होंगी उनमें भी हम इनका जिक्र करेंगे। इसके बाद हम इनकी और आलोचनाएं भी देखने वाले हैं, जैसे वो एक संपत्ति का नष्ट करने वाला, उसकी भी अच्छी आलोचनाएं होती हैं। और जो स्त्री संबंधी विचार या जिन्हें आरंभिक स्त्रीवादी कहा जाता है, ये थोड़ी स्त्रियों से सहानुभूति भी रखते थे। तो ऐसे ही हम कुछ अच्छी चीजें अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।